हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विटामिन एवं पोषण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। याद रखेंगे कि प्रमुख पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के। उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन। मानव सहित सभी जंतु समानतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है और शेष कार्बनिक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स व वसाएं क्या करती है? तो यह ऊर्जा का उत्पादन करती है। वहीं प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में किस लिए होता? तो प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, अर्थात प्रोटीन शरीर को निर्माण करती है। आगे है विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। अब आगे है कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। आगे है वर्ष 2011 से 12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमीर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने सबसे पहले विटामिन का प्रयोग किया? तो याद रखेंगे कौन? कैसिमीर फंक ने। कब? तो इसका उत्तर है 1911 से 12 में। यह पोलैंड के वैज्ञानिक थे। अब आगे पढ़ते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है जल में घुलनशील तथा दूसरा है वसा में घुलनशील। तो इसे याद रखने के लिए ट्रिक याद रखेंगे। कीड़ा, KEDA, ये जो कीड़ा शब्द है यह वसा में घुलनशील है। बाकी जो शेष बच गया वह जल में घुलनशील है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। अब आगे है लैक्टोज। लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। यह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब आगे बताया गया है प्रमुख विटामिन स्रोत व उनकी कमी से होने वाले रोग। सबसे पहला है विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन आ जाता है। वहीं इनके स्रोत हैं, अर्थात विटामिन ए हम किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं? तो उनके नाम हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। वहीं विटामिन B1 अगला है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन 1 की कमी से
हमारे शरीर में बेरी रोग और वृद्धि रुकना, अर्थात हमारा शरीर वृद्धि करना बंद कर देता है। इसके स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दुग्ध आदि। वहीं अब है विटामिन B12, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी के कारण किलोसिस की बीमारी होती है। इसके स्रोत हैं पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तीदार सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसका अन्य नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से पेलाग्र, जो कि एक चर्मग्राह है, बीमारी हो जाती है। इसका प्रमुख स्रोत है ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसका अन्य नाम पैंटोथिनिक अम्ल है, जिसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके प्रचुर मात्रा में स्रोत हैं अंडे, दूध, मांस और मूंगफली। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका अन्य नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्तहीनता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन हो जाती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं दूध, ईस्ट, अनाज और मांस। अब अगला है विटामिन B7, जिसका अन्य नाम बायोटीन है। इसकी कमी से हमारे शरीर में चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है। इसके स्रोत हैं मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी और फल। नेक्स्ट है विटामिन B9, जिसका अन्य नाम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से रक्तहीनता, कुंठित वृद्धि होती है और इसके प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस और अंडे। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसका नाम है साइनोकोबालैमिन। इसकी कमी से घातक रक्तहीनता और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती है। इसके प्रमुख स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। नेक्स्ट है विटामिन C, इसका अन्य नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से हमारा शरीर में स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रचुर मात्रा में स्रोत है आंवला, नींबू वंश के फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि, टमाटर और सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन D, जिसे हम लोग कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से सूखा रोग अर्थात रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया हमारे शरीर को हो जाता है। इसकी प्रमुख स्रोत है मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। आगे है विटामिन E, जिसका अन्य नाम टोकोफेरोल है, जिसकी कमी से जनन क्षमता की कमी होती है, जनांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। नेक्स्ट है विटामिन K, जिसे नेफ्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। इसके कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमना। इसके प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया। अब आगे है कैसीन, एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। तो याद रखेंगे कि दूध सफ़ेद रंग का क्यों होता, तो कैसीन
की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह भी याद रखेंगे कि गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस कारण होता, तो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। अब आगे है, दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर अर्थात लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है। अब आगे है प्रोटीन। तो आइए जानते हैं प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब है एमिनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ कौन सी है, तो यह है एमिनो अम्ल। अब आगे है, प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के एकलक अर्थात इकाइयाँ के रूप में होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसलिए ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आगे है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथिओनिन, फेनिलएलैनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन तथा थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। वहीं ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलैनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पेरेटजीन, अर्जिनिन तथा सिस्टीन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। अब आगे है अल्फा केराटिन, एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। याद रखेंगे कि बाल में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता, तो अल्फा केराटिन। और इनके अलावा किस में होता, सींग में होता है, नाखून में होता है, खुर में होता है और त्वचा में होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है। आगे है टायरोसिन, मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स,
कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। अब आगे है, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब आगे है, मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों एक वानस्पतिक उद्भव हैं। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक हैं। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च इमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। अब आगे है, मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। आगे है, लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल हैं। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। अब आगे है, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। आगे है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। अब आगे है, ट्रांस वसा। ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना तथा अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा या तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्नकोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है पनीर। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वित कर तैयार किया जाता है। अब दूसरा है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी
जाने जाते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य आंत्रफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, अर्थात मौजूद होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य आंत्रफ्लोरा के अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि आंत्रफ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। आंत्रफ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु आंत्रफ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब अगला प्रश्न है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं, तो इसका उत्तर है पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो इसका उत्तर है विटामिन का। वर्ष 1911 से 12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात विटामिन डी की खोज पॉल मूलर ने नहीं की थी। जेम्स लिंड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई है, जबकि विकल्प ए एवं बी में मैकुलन नाम दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बनिक यौगिक। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां, पहला जल में घुलनशील तथा दूसरा वसा में घुलनशील हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के लिए किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है विटामिन। विटामिन एक ऐसी यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। अब अगला प्रश्न है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं, तो इसका उत्तर है सी, अर्थात पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा
पोषक तत्व कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। अब अगला प्रश्न है, भोजन में वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो इसका उत्तर है वसा में। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारन से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। अब अगला प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है किनके? तो इसका उत्तर है केवल पोटेशियम के। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। अब अगला प्रश्न है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रति ऑक्सीकारक या प्रति उपचायक वे यौगिक है जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मूलतः मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है राइबोफ्लेविन की कमी के कारण बेरी-बेरी नहीं होता है। बेरी-बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। कौन सा रोग? तो बेरी-बेरी। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल है तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी-बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमीन अर्थात विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात विटामिन B2 का स्रोत
कॉड यकृत तेल नहीं है। कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत के व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए एवं विटामिन डी भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें? तो इसका उत्तर है मिर्च में। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाए जाते हैं। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम एवं 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होते हैं। अब अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों अर्थात साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो इसका उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो इसका उत्तर है कच्चे एवं ताज़े फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। वहीं विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर है आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को समान अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर है आंवला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर है संतरा में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है कौन सा? संतरा। अगला प्रश्न है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है कौन सी? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका उत्तर है लोहे के अवशोषण में। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषक में सहायक होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी।
विटामिन सी जल में विलय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो इसका उत्तर विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने पर का डर बना रहता है। अब अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है विटामिन के की आवश्यकता। अब अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन के। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।